हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे 11th क्लास के अकाउंटेंसी की, जिसमें कि हम लोग कवर करेंगे कैश बुक। कैश बुक से रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं और अभी हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन टच करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि एग्जामिनेशन में तो आपसे पूछा ही जाता है, प्लस उस क्वेश्चन में काफी सारे नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको और मदद करेंगे आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में। तो एक अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन हम लेने वाले हैं और इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा कि कैसे किस तरीके के लैंग्वेज को प्रॉब्लम को टैकल किया जाता है और उसको सॉर्ट आउट करते हैं उस प्रॉब्लम को। तो चलिए शुरू करते हैं सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में काफी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि जिसमें आपको काफी सारा नया पॉइंट दिखेगा, तो अच्छे से ध्यान से देखना और चीजों को समझना। फॉलो इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। कैश एंड बैंक कॉलम के साथ आपको पोस्टिंग करना है। चलिए ठीक है भाई, देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है बैलेंस इन हैंड 12,000, ओवरड्राफ्ट 1500। तो ओवरड्राफ्ट का फंक्शन आपको पता है। ट्रांजेक्शन सारा जून के महीने का है, यानी कि मई के महीने से 12,000 रुपया कैश आया है और बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 1,500 रुपया। तो ओवरड्राफ्ट को आप कहाँ लिखते हो, क्रेडिट साइड में। इतना तो आप अच्छे से जानते हैं। तो 1 जून टू बैलेंस बीडी 15,000 आपका 12,000 कैश है एंड 1,500 और 1 जून बाई बैलेंस बीडी और बैंक कॉलम में कितना लिखेंगे, 1,500। सर बैंक वाले को क्रेडिट साइड में क्यों लिखें, क्योंकि ओवरड्राफ्ट है ना। ओवरड्राफ्ट इज ए लायबिलिटी और लायबिलिटी का पोस्टिंग कहाँ हो जाता है, क्रेडिट साइड में। 2 तारीख को कह रहा है डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000, बैंक में जमा किए 10,000 रुपया। और 2 तारीख में ही एक और ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 28,000 एंड पेड हाफ ऑफ द अमाउंट इनटू बैंक। देखिए बैंक में जमा किए 10,000 रुपया, ये तो कॉन्ट्रा एंट्री होगा। 2 तारीख को जो बैंक में जमा किए 10,000, बैंक बैलेंस बढ़ रहा और कैश बैलेंस घट रहा है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा। और कितने से कॉन्ट्रा एंट्री होगा, 10,000 रुपए से। तो चलिए पहले इसका पोस्टिंग करते हैं। तो क्या होगा, 2 जून टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। आपका बैंक बैलेंस घट जाएगा, बढ़ जाएगा 10,000 से, चूंकि कॉन्ट्रा एंट्री है तो सी लगे हाथ यहां भी लिख देते हैं। 2 जून बाई बैंक अकाउंट, और यहाँ पर भी कॉन्ट्रा एंट्री और कैश बैलेंस आपका 10,000 से डिक्रीज हो जाएगा। कॉन्ट्रा एंट्री में अब आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। काफी सारा क्वेश्चन हम लोग कल भी देखे, तो अब तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मगर ये जो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सोल्ड गुड्स 28,000 फॉर कैश, एक कस्टमर को 28,000 रुपए का सेल किए कैश में, जिसमें कि 14,000 रुपया तुरंत हम बैंक में डिपॉजिट कर दिए। तो अब बताओ बच्चों, मेरे पास कैश कितना बचा, 14,000। यानी कि जो भी पैसा आया आधा बैंक में गया और आधा आपका अकाउंट में रह गया। अब सर आधा बैंक में गया, आधा कैश में रह गया, तो सर इसका काउंटर एंट्री होगा कि नहीं, नहीं। अगर आप जिस दिन बेचे हैं, यही सब छोटा छोटा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं इसमें काउंटर एंट्री होगा 14,000 में। क्यों, क्योंकि बैंक में जमा कर रहे हैं तो कैश घट रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। तो बाबू आप पहले से जो कैश है उसको जमा नहीं कर रहे हो, तुरंत आया है और उसको जमा कर रहे हैं। तो जब कोई कस्टमर आपसे खरीदा और आप उसको सेल किए और वो बंदा आपको टोटल कैश में ही दिया है, मगर आपने आधा पैसा रखा कैश में और आधा बैंक में भिजवा दिए, तो आप दोनों को ब्रेक करके एक ही बार में पोस्टिंग कर देंगे, 14,000 कैश एंड 14,000 बैंक में, ठीक है।
ठीक है, ये छोटी मोटी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे ना तो काफी आसानी होगा और आपको चीजें क्लियर भी होंगी और साथ ही साथ एग्जाम में कॉन्फिडेंट भी आप रहोगे। परचेज गुड्स फॉर 7,000 फॉर फ्रॉम मनोज ऑन क्रेडिट। अब देखिए 3 तारीख को उधार पे खरीद रहे, तो उधार पे खरीद रहे तो पेमेंट करने एंट्री करने का जरूरत नहीं है ना। तो मनोज जी से, मनोज एंड कंपनी से 7,000 रुपए का परचेज किए, तो इसका एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि ये उधार पे। चलिए ओके सर। नेक्स्ट, रिसीव्ड अ मनी ऑर्डर फ्रॉम सुरेश 500। मनी ऑर्डर मतलब क्या होता है? मतलब मनी ऑर्डर कहने का मतलब पैसा आया है सिंपली। किससे पैसा आया है? सुरेश से। तो आपका कैश बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कब मिला है? 5 तारीख को। तो चलो भाई 5 तारीख को एंट्री कर लेते हैं। 5 जून टू महेश, और कैश आपको 500 मिला इसलिए कैश कॉलम में 500 रुपीज लिख दिए। चलिए अच्छा, एक बात आप ध्यान रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो, हालांकि कभी कभी क्वेश्चन नहीं बोलता है, मगर हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप जर्नल एंट्री पास कर दिए तो ज्यादा बेटर है। ये जो 3 तारीख को एंट्री हुआ है, ट्रांजेक्शन हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम मनोज एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, आप इसका जर्नल एंट्री पास कर दीजिए, क्योंकि कैश बुक में इसका पोस्टिंग नहीं हो पा रहा है क्योंकि उधार पे है। कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को ही सिर्फ आप कैश बुक में लिखते हैं, आपको जानकारी है इस बात का। तो उधार अगर हुआ है तो इसका जर्नल एंट्री पास कर दीजिए। अच्छा, जर्नल एंट्री क्या पास होगा आपको पता है? हम ओरली डिस्कस कर लेते हैं। जर्नल एंट्री इसका होगा मनोज एंड कंपनी अकाउंट दिया टू, सॉरी परचेज कर रहे हैं ना, तो परचेज अकाउंट दिया टू मनोज एंड कंपनी। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? रिसीव्ड 2800 फ्रॉम गोविंद, पेड 1000 इनटू बैंक। देखिए यहां पर भी कॉन्ट्रा एंट्री करने का जरूरत नहीं है क्योंकि गोविंद से पैसा मिला है और तुरंत हम बैंक में जमा किए हैं। देखिए क्या कह रहा है, रिसीव्ड 2800 फ्रॉम गोविंद, 2800 रुपीज गोविंद से आपको पैसा मिला, जिसमें कि आप 1000 बैंक में जमा कर दिए, तो आपके पास कैश कितना बचा? 1400 रुपीज है ना, सॉरी 1800 रुपीज, 1800 रुपीज आपको बचा। तो इसमें भी कॉन्ट्रा एंट्री करने का दरकार नहीं है क्योंकि जो जैसे ही पैसा आया आप उसको बैंक में ट्रांसफर किए। अगर आपका बचा हुआ, जैसे आपके पास 50,000 रुपया पहले से था कैश बैलेंस बिजनेस में, और उसके उस पैसे को आप बैंक में जमा कर रहे हैं, तब कॉन्ट्रा एंट्री होता है। और अगर आपको कस्टमर से तुरंत पैसा मिला और उसको बैंक में जमा कर रहे हैं, तो उसका कॉन्ट्रा एंट्री करने का दरकार नहीं है। तो ये ट्रांजेक्शन आपका 8 तारीख को हो रहा है, तो क्या करेंगे? 8 जून टू, क्या नाम है बंदे का? गोविंद, टू गोविंद, और 1000 रुपीज, 1800 रुपीज आपका कैश और 1000 रुपीज आपका बैंक में चला गया। नेक्स्ट है 10 तारीख, रिसीव्ड अ चेक 7600 फ्रॉम सुभाष इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 8000 ड्यू फ्रॉम हिम। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या कह रहा है कि सर सुभाष जी से एक चेक मिला, कितने का? 7600 का, इन फुल सेटलमेंट ऑफ 8000, मतलब सुभाष जी से हमको 8000 लेना था, मगर उन्होंने मुझे 7600 का चेक दिया और बोला भाई फुल सेटलमेंट, अब इसके बाद आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो डिस्काउंट कितने का हम उसको दिए? 400 रुपीज का क्या दिए? डिस्काउंट दिए। अब देखिए चेक के फॉर्म में वो बंदा पैसा दे रहा है, किस फॉर्म में पैसा दे रहा है? चेक के फॉर्म में। तो आपका यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनता है कि भाई आप चेक करो कि वो चेक का पेमेंट कब हो रहा है। जैसे देखिए मान लीजिए हम एक दुकानदार हैं और मुझे मेरे कस्टमर ने चेक दिया, आप आए मेरे पास कुछ सामान खरीदे और चेक दिए, तो जरूरी नहीं है कि चेक को हम तुरंत बैंक में जमा कर दिए। हो सकता है कि हम उसको अपने काउंटर में रख लिए, तो जब काउंटर में रख लिए तो मैनेजर को सपना थोड़ी आएगा कि अमित जी को 30,000 का चेक मिला है, चलो उनका बैंक बैलेंस बढ़ा देते हैं। जब तक हम चेक लेके जाएंगे नहीं ब्रांच में और मैनेजर को देंगे नहीं, तब तक मैनेजर मेरे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट नहीं करेगा। फंक्शन तो यही है।
है कि नहीं। फंक्शन क्या कहता है कि जब तक मैनेजर को हम वो चेक देंगे नहीं, मैनेजर मेरे अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन में अगर कह रहा है कि सुभाष से 7600 का चेक मिला है और क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, इसका मतलब आपको चेक करना पड़ेगा, नीचे के क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा यहाँ पर कि आपको चेक करना पड़ेगा कि वो चेक का पेमेंट कब हुआ है, वो चेक कब हम लोग बैंक में भेजे हैं। देखिए कई क्वेश्चन में क्या होता था, लिखता था रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुभाष एंड सेंट टू बैंक। तो यहाँ पर क्लियर है 10 तारीख को चेक मिला और 10 तारीख को जमा कर दिए। 10 तारीख को चेक मिला, 10 तारीख को जमा कर दिए। थोड़ा समझिए, जब चेक मिलता है, जब चेक रिसीव होता है तो दो बातें होती है, या तो सेम डे डिपॉजिट हो गया है और या तो है ना अनदर डे, या तो अनदर डे में डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, सेम डे में क्या करेगा, क्वेश्चन लिख देगा रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुभाष एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तब तो यहां पर आप डायरेक्ट क्या करेंगे, आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे। मगर अनदर डे अगर हो रहा है, जैसे मान लीजिए 10 तारीख को चेक मिला है, 10 तारीख को चेक मिला है और आप 15 तारीख को चेक जमा कर रहे हैं, तो 10 तारीख को आपको जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा एंड 15 तारीख का पोस्टिंग कैश बुक में होगा। बात समझिए, अभी तक जितना भी चेक का एंट्री आप पास कर रहे थे वो सेम डे वाला देख रहे थे, मगर अनदर डे मतलब क्या होता है कि 10 तारीख को चेक मिला और 15 तारीख को बैंक में जमा कर रहे हैं, तो सिंपली इसको क्या बोलेंगे, चेक इन हैंड। तो 10 तारीख को आपको जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा और 15 तारीख को आपको क्या करना पड़ेगा, कैश बुक में पोस्टिंग करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे होगा इसका पोस्टिंग, है ना। ये सब जो पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है बस, और कुछ नहीं। आप यहाँ पर देखो लिख रहा है 13 तारीख को चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी कि सर 10 तारीख को चेक मिला है और जमा कब कर रहे हैं, जमा हम लोग कर रहे हैं 13 तारीख को, तो 2 दिन के बाद जमा हो रहा है। तो 10 तारीख को क्या होगा बाबू, 10 तारीख को जर्नल एंट्री पास होगा। तो जर्नल एंट्री के लिए हम फॉर्मेट तो नहीं बना रहे, बस डायरेक्ट एंट्री पास कर दे रहे हैं। चेक इन हैंड क्या लिखते हैं, चेक इन हैंड, जो जर्नल एंट्री पढ़ लिए उसको पता होगा 7600 का चेक मिला है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR 400 एंड टू सुभाष, सुभाष से कितने का हिसाब किताब क्लियर हुआ, 8000 रुपीज का। ये आपका पहला जर्नल एंट्री होगा। डेट नहीं लिखेंगे यहाँ पे, डेट लिखेंगे, कितना होगा डेट, आपका डेट हो जाएगा 10 जून। बात क्लियर है। अच्छा, फिर उसके बाद 13 जून को आप उस चेक को जमा कर रहे हैं। आपको तो क्वेश्चन पता ही है कि 13 जून को जमा कर रहे हैं, तो 13 जून को यहां लिखेंगे 13 जून टू चेक इन हैंड अकाउंट, और बैंक बैलेंस आप बढ़ा दीजिएगा 7600 रुपीज से। सर यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री होगा, एकदम कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगा, क्योंकि कैश यहाँ पर इन्वॉल्व ही नहीं है। डायरेक्ट आपको चेक मिला, 10 तारीख को चेक मिला और 13 तारीख को जमा किए, तो 10 तारीख को चेक मिला इसलिए जर्नल एंट्री पास किए और 13 तारीख को बैंक में जमा किए, इसलिए 13 तारीख को बैंक बैलेंस आप क्या किए, बढ़ा दिए। चलो बीच में एक क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। 12 तारीख को कह रहा है सेटल द अकाउंट ऑफ मनोज एंड कंपनी बाय पेमेंट ऑफ 6600, हाफ कैश एंड हाफ बाय चेक। मनोज एंड कंपनी को 6600 रुपीज दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आपको क्वेश्चन कह दिया कि जर्नल एंट्री पास करना, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है ये। अगर आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपको जर्नल एंट्री पास करना है, तो आप देखो आप मनोज एंड कंपनी से कितने का खरीदे, 7000 का खरीदे, मगर अकाउंट सेटल कितने में किए हैं, 6600 रुपीज में, यानी कि 400 का डिस्काउंट आपको मिला है। अच्छा, 6600 का जो आप पेमेंट कर रहे हो उसमें आधा कैश है और आधा क्या है, चेक है। बात समझ में आया। चलिए
तो चल इसका एंट्री पास करते हैं 12 तारीख को। तो 12 जून को बाई मनोज एंड कंपनी 3300 रुपीज कैश में दिए हैं एंड 3300 रुपीज आप क्या दिए, चेक से दिए। अब चलो जब जर्नल एंट्री पास कर ही रहे हैं तो पूरा जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। एक जो 7 तारीख को, 7 या 5 तारीख को पता नहीं, मनोज से खरीदे थे, तो इसका एंट्री होगा परचेज अकाउंट डी आर टू मनोज। आप नरेशन तो लिख ही लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 7000 एंड 7000। अच्छा नेक्स्ट, आज 12 तारीख को आप पेमेंट कर रहे हैं, 12 तारीख को पेमेंट कर रहे हैं जिसमें कि आपको 400 रुपए का डिस्काउंट मिला है। तो इसका एंट्री क्या होगा, मनोज एंड कंपनी अकाउंट डी आर 400 टू डिस्काउंट रिसीव 400। यानी कि 7000 रुपए में जैसे ही आपको पता चला 6600 रुपया पेमेंट किए हैं तो 400 का डिस्काउंट, तो ये जो 6600 रुपीज है ये चला गया कैश बुक में, और इस 400 का क्या एंट्री पास करना पड़ा, जर्नल एंट्री पास करना पड़ा। आई होप कि मेरी बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, 13 तारीख, चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये तो हो चुका है ना, इसका एंट्री तो कर ही लिए। 11 को 10 को चेक मिला था और 13 को जमा किए। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, पेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी बाय चेक 20,000। 15 तारीख को मशीन परचेज किए, तो इसका एंट्री पास कर देते हैं। 15/6 बाई मशीनरी, और चेक से पेमेंट किए कितना, 20,000 रुपया। तो 20,000 रुपया यहाँ पर आप पोस्ट कर दिए, बस हो गया। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, पेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी हो चुका है, पेड वेजेस फॉर द इरेक्शन ऑफ अबव मशीनरी 1000। सर 15 तारीख को मशीन कर दें, 16 तारीख को हो सकता है लाने में कुछ गड़बड़ी हो गया होगा, इंस्टॉलेशन करा रहे होंगे या फिर कुछ भी, 1000 रुपया का उसका रिपेयरिंग कराए, वेजेस दिए। अब आप देखिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है ये कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड में चला जाएगा, ठीक है। मगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर मशीन को यूज नहीं किए हैं, मशीन को यूज अभी तक नहीं किया, यही सब छोटा मोटा पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी बाय चेक 20,000 रुपया, और 16 तारीख को उसका इरेक्शन करवाएं। इरेक्शन कराए मतलब हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी हो गया होगा लाने में, तो 15 तारीख को तो यूज नहीं कर पाए और 16 तारीख को आप रिपेयरिंग करवाए हो, तो जाहिर सी बात है ये यूज करने से पहले खर्च हुआ है। तो आपको जर्नल एंट्री में कॉन्सेप्ट सिखाए थे क्या, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। किसी भी मशीन को यूज करने से पहले जितना भी खर्च करते हैं वो हम उसी में ऐड कर देते हैं, याद है। तो 20,000 का मशीन खरीदे तो 15 तारीख को 20,000 रुपए लिखें, फिर 16 तारीख को 1,000 रुपए का खर्च किए तो वो इसी में ऐड कर देंगे, और टोटल मशीन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21,000 रुपया। तो अभी जो है 16 तारीख को जो 1,000 रुपए का पेमेंट कर रहे हैं उसके लिए हम वेजेस नहीं लिखेंगे, इरेक्शन चार्ज नहीं लिखेंगे, हम लोग 16 तारीख को बाय मशीन ही लिखेंगे, ठीक है, मशीनरी ही लिखेंगे, मगर अमाउंट जो है वो 1000 लिखेंगे। और चूंकि कैश में पेमेंट किए हैं, कुछ नहीं बोल रहा है तो कैश में पेमेंट किए, इसलिए कैश कॉलम में एंट्री कर दिए, ठीक है। ये सब चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं, पेड फॉर परचेज मशीनरी बाय चेक, 15 तारीख को पेमेंट किए इसलिए क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में लिख दिए बाय मशीनरी बोल के, मगर 16 तारीख को उसी वेजेस, उसी मशीन के लिए वेजेस पेमेंट किए, क्यों, क्योंकि इरेक्शन हुआ है उस मशीन का, है ना। तो जाहिर सी बात है अभी नया नया खरीदे हैं और रिपेयरिंग करवाए हैं तो उस मशीन में ही ऐड हो जाएगा वो। ये चीज कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं। आगे क्या कह रहा है,
17 तारीख, चेक इशूड फॉर 6,000 इन फेवर ऑफ सचदेव एंड कंपनी फॉर द परचेज ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर परचेज किए हैं सचदेव जी से, तो हमको सचदेव जी से, सचदेवा से मतलब नहीं है, हमको फर्नीचर खरीदना था और पेमेंट कर चुके हैं, तो हम डायरेक्ट फर्नीचर का ही एंट्री करेंगे 17 तारीख को। तो 17 तारीख को एंट्री क्या होगा, 17 जून बाय फर्नीचर, और चेक से पेमेंट किए कितने का, 6,000 का, तो यहाँ पर 6,000 रुपीज अमाउंट आप पोस्ट कर दिए। ठीक है, 20 को देखिए क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम कल्पना गारमेंट ऑफ फॉर 10,500, कल्पना गारमेंट से 10,500 का उधार पे खरीदे, ऑन क्रेडिट बोल रहा है, तो सिंपल सा बात है, इसका क्या करेंगे, जर्नल एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो 20 तारीख को एंट्री होगा, कल परचेस टू कल्पना कितने का है, 1,500 एंड 1,500 रुपीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उसी में कुछ और भी ट्रांजेक्शन, 10,500 है वो, सॉरी 10,500 और 10,500 रुपया। नेक्स्ट है आपका received a bank draft for 4,800 from Damodar and company in full settlement of 5,000 due from him, sent the draft to bank। देखिए दामोदर जी एक हैं, ठीक है ना, उनसे 5,000 रुपीज आपको लेना था। अब दामोदर जी आपको 4,800 रुपीज का ड्राफ्ट चिपकाए, यानी कि चेक मान लो, चेक आपको चिपका दिए और 200 रुपए का डिस्काउंट उन्हें मिल गया। और आप खास बात देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ रेड लाइन से, सेंट द ड्राफ्ट टू बैंक, बैंक में जमा हो चुका है। तो भाई डायरेक्ट आप क्या करेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे 20 तारीख को। तो सबसे पहला आपका काम क्या है कि 20 तारीख को, 20 जून को टू दामोदर, और डायरेक्ट आप बैंक बैलेंस कितना बढ़ा देंगे, 4,800 रुपीज। ठीक है, मगर ये जो 200 रुपए का डिस्काउंट है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा, है ना, हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। तो 20 तारीख को फिर से डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR टू दामोदर एंड कंपनी। अच्छा, एग्जाम में अगर एंड कंपनी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो आप लोग वो भी लिखेंगे, नहीं तो टीचर कहेगा कि देखो मार्क्स काटने का मौका दिया है। तो जरूर, जाहिर सी बात है, और मेरे जैसे टीचर रहा तो जरूर कटेगा आपका मार्क्स, क्योंकि एग्जाम में जब हम कॉपी चेक करते हैं तो एक एक गलती पे हम मार्क्स काट लेते हैं, सर्किल करेंगे और मार्क्स जोड़ा देंगे आपको। 24, बैंक इशूड अ ड्राफ्ट 10,000 इन फेवर ऑफ कल्पना गारमेंट ऑन आवर रिक्वेस्ट। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको थोड़ा हम जूम कर देते हैं, अब ध्यान से देखिए, देखिए क्या कह रहा है, बैंक इशूड अ ड्राफ्ट ऑफ 10,000 इन फेवर ऑफ कल्पना गारमेंट, कल्पना गारमेंट को पैसा देना था। देखिए कल्पना गारमेंट से उधार कर देना 10,500 का, अब कल्पना गारमेंट को पैसा देना है, तो हम बैंक के थ्रू एक ड्राफ्ट बनवाए, हम बैंक को फोन किए कि बैंक जी एक ड्राफ्ट बनाइए, मतलब हम चेक के माध्यम से नहीं, हम एक ड्राफ्ट बनवाए जिसमें कि कल्पना का नाम कौन लिखा, हम नहीं लिखे, बैंक लिखा, और अमाउंट कितना है, 10,000 रुपया। अब बताओ हम अगर बनवा रहे हैं तो बैंक मेरे अकाउंट से पैसा काटेगा ना, कल्पना जी को पेमेंट मिलेगा, मगर अकाउंट किसका डिक्रीज होगा, मेरा, ऑन आवर रिक्वेस्ट, क्योंकि हम बैंक को बोले कि भाई कल्पना जी को पेमेंट करना है, एक ड्राफ्ट बना दीजिए। अब बैंक वाला फ्री में काम थोड़ी करेगा, बैंक चार्ज 25 रुपया फॉर इशूइंग ड्राफ्ट। बैंक बोला भाई हम भी अपना इस बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, और 25 रुपया मेरा क्या हो गया, बैंक चार्ज हो गया। चलिए, अकाउंट ऑफ कल्पना गारमेंट वाज फुल्ली सेटल्ड, और कल्पना जी का
10,500 बाकी था, मगर हम उनको 10,000 चिपका के काम कंप्लीट कर लिए, यानी कि 500 रुपए का क्या है, डिस्काउंट है। तो इस ट्रांजेक्शन में देखो कई सारी बातें छिपी हुई है। कल्पना जी को देना था 10,500, हम दिए हैं 10,000, 500 रुपए का डिस्काउंट मिला है, पहले तो उसका जर्नल एंट्री करके निपटारा कर लेते हैं। तो एंट्री क्या होगा, आपका एंट्री हो जाएगा कल्पना अकाउंट डीआर टू डिस्काउंट रिसीव। कितने तारीख को ये हो रहा है, 24 तारीख को हो रहा है, 24 तारीख को कल्पना अकाउंट डीआर टू डिस्काउंट रिसीव, हम लोगों को मिल रहा है बिजनेसमैन को 500 रुपया और 500 रुपया। चलो ये तो हो गया। अब बैंक के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं, बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो मेरा बैंक बैलेंस 10,000 से रिड्यूस होगा। ठीक है, किनको दे रहे हैं, कल्पना जी को दे रहे हैं, तो बाई कल्पना गारमेंट 24 को, मगर बैंक वाला 25 रुपया चार्ज काटा है, तो बैंक तुमसे, बैंक का मैनेजर 25 रुपया मांगने नहीं आएगा, वो डायरेक्ट क्या करेगा, आपके बैंक से डिडक्ट कर लेगा। तो 10,000 रुपया कटा सो अलग और 25 रुपया बैंक चार्ज कटा सो अलग, है ना। तो बाई बैंक चार्ज 25 रुपीज। तो सिंपल सा फंडा है, कभी भी आपको बोले ना कि बैंक ने चार्ज काटा, तो वो कैश में कभी नहीं होता, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट से काट लेगा। कभी मैसेज चार्ज काटता है, कभी नेट बैंकिंग चार्ज काटता है, कभी ये तो कभी वो, है ना। तो मैनेजर आपको फोन करके बोलेगा भी नहीं, डायरेक्ट काट लेगा। अच्छा, कभी कभी बैंक वाला आपको इंटरेस्ट भी देता है, इंटरेस्ट मिलता है ना बैंक में, तो आप पैसा रखें तो ऑब्वियस सी बात है आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट का पैसा भी आपको डायरेक्ट बैंक में ही मिल जाता है। कभी आपको इंटीमेशन, मतलब ऐसा नहीं होता कि मैनेजर आपको कैश ला के दे रहा है। ठीक है, तो चलो 24 तारीख आपका कंप्लीट हुआ। 26 को क्या कर रहा है, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पीटी कैश। सर ये क्या होता है पीटी कैश? देखो छोटे मोटे खर्च के लिए हम लोग जो पैसा निकालते हैं, जैसे मान लो अब कोई कस्टमर आया है, उसको पान खिला दिए, चाय पिला दिए, है ना, गुटखा खिला दिए, जैसे वो कहते हैं ना जुआ केसरिया, क्या था, रजनीगंधा हो गया, या फिर आपका, तो वो सब जो रिफ्रेशमेंट के लिए खर्च करते हैं, अब उनको समोसा पसंद है क्लाइंट को, तो समोसा खिला दिए। तो छोटा मोटा खर्च जो होता है, या फिर ट्रेवलिंग एक्सपेंस का हो गया, रिक्शा भाड़ा हो गया, ऑटो फेयर हो गया 5 रुपया, तो उस सब के लिए ना एक बार में पैसा निकाल लिया जाता है। अब बताओ 5 रुपया के लिए ऑटो भाड़ा का लिखेंगे कैशबुक में, अच्छा लगेगा? नहीं ना। इसलिए पीटी कैश मतलब होता है छोटे मोटे खर्च के लिए एक बार में पैसा निकाल लिए। कितना निकाले हैं, ड्रू फ्रॉम बैंक। अब देखिए खास बात क्या है, यहाँ पर हो जाएगा कॉन्ट्रा एंट्री। क्यों? क्योंकि देखो बैंक से निकाले, ड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाले तो बैंक बैलेंस घट जाएगा और कैश बैलेंस बढ़ जाएगा। और कितना रुपया, मात्र 100 रुपया। चलिए कितना तारीख को है, 26 तारीख को ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो आप 26 जून टू बैंक लिखेंगे, बैंक अकाउंट, और आपका कैश बैलेंस बढ़ रहा है इसलिए कैश में लिखेंगे 100 रुपया, कॉन्ट्रा एंट्री है तो सी। और 26 जून को बाई कैश अकाउंट। क्यों कैश अकाउंट लिख रहे हैं, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस जो है वो घट रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री। विमल पान मसाला, बोलो जुआ केसरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, पेड सैलरी बाई चेक 6,000। कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से 6,000 रुपीज जमा कर देंगे। तो 28 तारीख को बाई सैलरी और 6,000 चेक से जमा किए, तो 6,000 रुपीज यहाँ पोस्ट कर दिए। ठीक है, लास्ट इस क्वेश्चन का देखो क्या कह रहा है, बैंक चार्ज 50 रुपया, मतलब बैंक वाला 50 रुपया चार्ज काटा, चलो कोई बात नहीं। 30 तारीख को इंटरेस्ट कितना दिया है, 1620 रुपया, चार्ज्ड बाय बैंक, नहीं, चार्ज्ड बाय बैंक मतलब है बैंक ने काटा, यानी कि बैंक 2 बार पैसा काटा है। एक बैंक चार्ज के नाम पे, यानी कि बैंक अपना जो सर्विस दे रहा है उसके नाम पे बैंक चार्ज कितना कटा है, 50 रुपया, और इंटरेस्ट 1620
चार्ज का मतलब क्या होता है? वसूलना। कौन वसूला? बैंक। ठीक है, हो सकता है लोन लिया होगा, या फिर ऊपर में देखे हो ना ओवरड्राफ्ट है, तो ओवरड्राफ्ट के बदले लग गया होगा 1500 रुपया ओवरड्राफ्ट और 1600 रुपया इंटरेस्ट। सर ऐसा होता है क्या? वो कुछ और भी हो सकता है, ठीक है ना। आपको सिंपली समझ लेना है कि इंटरेस्ट के नाम पे 1600 रुपया कटा है, 1620, और बैंक चार्ज के नाम पे 50 रुपया कटा है 30 तारीख को। तो इसका एंट्री कर लेते हैं फटाफट। 30 जून बाई इन बैंक चार्ज, अलग अलग, दोनों अलग अलग लिखेंगे, और बाई इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट मिलता तो कहाँ लिखते सर? डेबिट में लिख देते, है ना। 1620 रुपया और 50 रुपीज, ठीक है। अगर इंटरेस्ट बैंक देता तो लिखता इंटरेस्ट प्रोवाइडेड या फिर इंटरेस्ट गेन्ड, ठीक है। अच्छा, लास्ट वाले ट्रांजेक्शन पढ़िएगा। डिपॉजिटेड इनटू बैंक द इंटायर बैलेंस रिटेनिंग 4000 एंड ऑफिस एट ऑफिस। ये पॉइंट क्या कह रहा है? ये बहुत तगड़ा कैलकुलेशन आपका करवाता है। डिपॉजिटेड इनटू बैंक इंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 4000 एंड एट ऑफिस। इसका क्या मतलब है कि सर जितना भी पैसा आपके पास आया उसमें से कुछ पैसा आप अपने पास रखे हो, 4000 रुपये आप अपने पास रखे, और बाकी का पैसा कहाँ जमा कर दिए? बैंक में, ठीक है। देखो जमाना थोड़ा खराब है, लूट मार हो जाता है, इसलिए क्या कर रहा है ये लोग, 4000 रुपया कैश अपने पास रखेगा और बाकी पैसा कहाँ जमा कर देगा? बैंक में। तो भाई बैंक में कितना पैसा जमा हो रहा है ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो देखो डेबिट साइड में जितना पैसा लिखा हुआ है कैश कॉलम में, इसका क्या मतलब है? इतना पैसा आया है, इतना पैसा आया है। तो देखते हैं कितना पैसा आया है। 12,000 प्लस 14,000 प्लस 500 प्लस 1800 प्लस 100, तो टोटल आपका आया है 28,400 रुपीज टोटल कैश आया है। अब देखते हैं पेमेंट कितना किए हैं। तो क्रेडिट साइड में ये पेमेंट साइड है, तो पेमेंट किए 10,000 प्लस 3300 प्लस 1000, यानी कि 14,300। कितना है? 14,300। अब ये बताओ बच्चों, आपको टोटल 28,400 मिला है, जिसमें कि 14,300 पेमेंट कर दिए हैं, तो आपके पास कितना बचा हुआ होगा? आपके पास कैश में बचा हुआ होगा 14,100, ये बचा हुआ अमाउंट है, ठीक है। अब इसमें से आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें से कह रहा है कि सर 14,100 जो बैलेंस बचा हुआ है, इसमें से 4,000 रुपीज आपको रख लेना है, और बाकी का जो 10,100 बचा हुआ है वो कहाँ ट्रांसफर कर देना है? बैंक में। बैंक में डिपॉजिट कर देना है। समझिए एक बार फिर से हम क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या किए कि टोटल डेबिट का कैश जो है कितना पैसा आया, तो सर 28,400। कितना पेमेंट किए हैं? तो 14,300। तो माइनस किए तो पता चला 14,100 रुपया बचा हुआ, जिसमें से क्वेश्चन में कह रहा है कि 4,000 रुपया आपको अपने ऑफिस में रखना है और बाकी का पैसा आपको बैंक में ट्रांसफर करना है, बैंक में डिपॉजिट करना है। तो बैंक में कितना बचेगा? कितना जाएगा? 10,100। कैसे? तो सर जितना बचा हुआ था उसमें से 4,000 तो छोड़ दिए, तो बचा कितना? 10,100 रुपीज। तो आपको फाइनली समझ में आ गया कि वो जो लैंग्वेज था उसके माध्यम से आपको समझ में आ गया कि 30 तारीख को आप कुछ पैसा बैंक में जमा करोगे। कितना जमा करोगे? 10,100। तो कॉन्ट्रा एंट्री पास करना पड़ेगा 30 तारीख, 30 जून टू कैश अकाउंट, और बैंक में हम जमा करेंगे 10,100 रुपया। चूंकि कॉन्ट्रा एंट्री है तो सी, और यहाँ पर लिखेंगे बाई बैंक कॉन्ट्रा एंट्री, और कैश बैलेंस आप घटा दोगे 10,100 रुपया। बात समझे? तो ये 10,100 आपको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये जो हम ब्लू लाइन से हाईलाइट किए हैं ये आपको क्लियर होगा, और ये अमाउंट कैसे आया ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन जब आप घर पे बनाओगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा।
अच्छा, अब क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का बैलेंसिंग भी कर देते हैं। तो बताइए, कैश का बैलेंसिंग करने का आपको दरकार नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैश का टोटलिंग अगर आप करते हो तो कैश का टोटलिंग कितना होगा, 28,400। और यहाँ पर भी अगर टोटल करेंगे तो यहाँ पे 400 रुपीज आपका 4000 रुपीज बैलेंस बचेगा 30 जून को बाई बैलेंस CD। 4000 रुपीज आपका आ जाएगा यहाँ पे। एंड टोटलिंग करेंगे तो आपका कैश का टोटल कितना आएगा, 28,400 रुपए। ठीक है, मगर बैंक का आपको थोड़ा टोटलिंग करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बैंक का अभी टोटलिंग किए नहीं है। तो चलिए कर लेते हैं। चलो फिर बैंक में टोटल डेबिट साइड जोड़ो। डेबिट साइड मतलब कितना पैसा आया। तो बैंक में कितना आया है, 10,000 प्लस 14,000 प्लस 1,000 7600 4800 और 10,100 47,500 रुपए। टोटल 47,500 रुपए आया है। पेमेंट कितना किए हैं, तो पेमेंट करने के लिए ये कॉलम को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बैंक के थ्रू पेमेंट किए 1500 3300 20,000 6,000 10,000 1500 3300 20,000 6,000 10,000 125 और 6,000 प्लस 50 प्लस 1,620। टोटल आ गया आपका 48,595। अब यहाँ पर देखिए कुछ पंगा है। पेमेंट आया है आपके पास मात्र 47,000 रुपीज, मगर आपने पेमेंट किया कितना, आपके पास पैसा आया है बैंक में 47,500, मगर आप पेमेंट किए हैं 48,595। तो ये तो ज्यादा पेमेंट कर दिए ना, और ज्यादा पेमेंट कर दिए तो क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया। क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया। तो इस बार जो बैलेंसिंग फिगर है वो कहाँ आएगा, किधर घट रहा है, डेबिट साइड में घट रहा है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे 43,500। यानी कि 1,095 रुपया आपका ओवरड्राफ्ट है। 1,095 रुपया ओवरड्राफ्ट है। तो देखिए ब्लैक पेन से लिख रहे हैं, 30 तारीख को यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस CD। अब टू बैलेंस CD डेबिट साइड में आ रहा है, इसका ये मतलब है कि आपका ओवरड्राफ्ट है। कितना से ओवरड्राफ्ट है, तो 1095 से ओवरड्राफ्ट है। तो यहाँ पर 1095 लिख देंगे। तो ये आपका जो हाइलाइट्स किए हैं ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो गया। एक गया है डेबिट साइड में और एक गया है क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड मतलब ओवरड्राफ्ट है और क्रेडिट साइड मतलब आपका टोटल है। अच्छा, इसका टोटलिंग भी कर देते हैं। तो टोटलिंग कितना होगा, 48,595। तो यहाँ पर लिखेंगे तो 48,595 एंड यहाँ पर भी 48,595 आपका हो जाएगा। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। आपको याद है ना, ट्रांसफर भी करते हैं। तो देखो जो डेबिट वाला है वो क्रेडिट में जाएगा, और जो क्रेडिट वाला है वो कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। याद है ना, जब जून का डाटा को जुलाई में ट्रांसफर करते हैं तो हम लोग डेबिट में जो डाटा है उसको क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं, और जो क्रेडिट में डाटा है उसको डेबिट में ट्रांसफर करते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, आप ध्यान से देखिए, उसके बाद हम बता देते हैं। 1 जुलाई बाई बैलेंस BD, और ये जो आपको 1095 रुपया यहाँ दिख रहा है, ये आपका यहाँ आ जाएगा ओवरड्राफ्ट। और 1 जुलाई टू बैलेंस BD आपका 4,000 रुपया यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल है। इस तरीके से हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो इसी के साथ आज के क्लास में बस इतना ही। आज के वीडियो में हम लोग सीखें कि आखिर किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, आप जो कॉन्सेप्ट जानते हैं तो उस कॉन्सेप्ट के आधार पे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है जो कि आपको फंसा सकता है। इस तरीके का क्वेश्चन और भी आप डिस्कस करेंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।